अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। और नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम उस अफसोसनाक वाक़े से जो कि स्वीडन में पेश आया, जहां पर कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत की गई। लेकिन अब अच्छी चीज़ यह है कि इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से करारदाद पेश की गई और इस करारदाद को अमरीका और यूरोपीय यूनियन की मुखालफत के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी काउंसिल में मजहबी मनाफरत और तआस्सुब के खिलाफ यह करारदाद पेश की गई थी, जिस पर आज सेर हासिल गुफ्तगू की गई। ये करारदाद स्वीडन में कुरान पाक को जलाने के तनासुर में पेश की गई थी। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने इस करारदाद को इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक उनके मौक़िफ़ से मुतसादिम करार देते हुए इसकी मुखालफत की, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड समेत दीगर 6 ममालिक थे। और इसमें अमरीका और यूरोपीय यूनियन की मौक़िफ़ की तायद में करारदाद की मुखालफत करते दिखाई दिए। यहाँ पर पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी काम आई और उनकी कोशिशों के बायस इस्लामी ममालिक के अलावा भारत, अर्जेंटाइन, बोलिविया, कैमरून, क्यूबा, गैम्बिया, आइवरी कोस्ट, जनूबी अफ्रीका, यूक्रेन और वियतनाम ने इस करारदाद की हिमायत की, जिसकी बुनियाद पर इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से मौसर सिफारतकारी की गई, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो इस्लामी ममालिक के अलावा भी जो तमाम ममालिक हैं वो साथ खड़े नज़र आए हैं, जिसकी बुनियाद पर इस करारदाद को मंजूर किया गया है। क्योंकि जो इस्लामोफोबिया है वो अब हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमरीका में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ ये करारदाद एक मुस्बत पेशरफ्त साबित होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। अगर मगर की सूरत हाल खत्म, हुकूमत का इख्तिताम 14 अगस्त को कन्फर्म। डिफॉल्ट का खतरा टल गया, IMF से $3 अरब प्रोग्राम मंजूर। बगावत का इल्जाम, PTI ने परवेज खटक को निकाल दिया। ऑनलाइन कर्जों की ऐप्स खुदकुशी का बायस बनने लगी। और तंदूर पर रोटियां लगाने वाला लेक्चरार कैसे बना, आपको आज इस प्रोग्राम में भी हम बताएंगे और आपसे मुलाकात भी इनकी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पोजीशन रखी है कि असेंबली मुआयना मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाए और इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और अब इस मौक़िफ़ के साथ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि जो इलेक्शन हैं वो वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहम पेशरफ्त करते हुए हुकूमत को 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख भी दे दी है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को अगर हम देखें तो उसमें असम्बली तहलील होने की तारीख और इलेक्शन की तारीख के अख्तियारात की बातें मिलती हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब किया और कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। यानी ये तो वज़ीर आज़म कन्फर्म कर चुके हैं कि 14 अगस्त को ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और अब ये कुछ ही हफ्तों की बात है। जबकि अक्टूबर या नवंबर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये जो दायरा कार है ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन या आइंदा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। तो इस तरह तो हुकूमत बस चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है। वज़ीर आज़म भी एक दिन में 1 से ज़ायद तकरीबात से खिताब कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शाहीन चौक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत को 1.25 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन कोई चीनी या गंदम का स्कैंडल सामने नहीं आया, जबकि 190 मिलियन पाउंड्स का स्कैंडल सबके सामने है। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि ये पैसा हुकूमत के अकाउंट में आना चाहिए था या फिर सुप्रीम कोर्ट के। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की पाकिस्तान पर तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि इसराइल ने चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। उधर सऊदी अरब में मौजूद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत के बेहतर होने की बात की है और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम के खुशहाल होने की उम्मीद भी जाहिर की है। जबकि चेयरमैन PTI की बात करें तो उनके खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। आज भी तोशाखाना केस की समाअत होगी। अदालत ने चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। कल मोअज़्ज़िज़ जज और वकील तहरीक इंसाफ के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और कल ही तहरीक इंसाफ ने पार्टी में बगावत के इल्ज़ाम के तहत साबिक सूबाई सदर KPK और सीनियर रहनुमा परवेज खटक को पार्टी से निकाल दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की है। इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट की बजाय
पार्लियामेंट को देने की तरमीम पेश की है। चौधरी परवेज इलाही की बात करें तो कल तक उनकी रिहाई की अदालत के अहकाम पर अमल नहीं किया गया, जिस पर अदालत की जानिब से IG जेल खाना जात को भी तलब किया गया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा शाफे हुसैन की जानिब से स्टेटमेंट भी आई है और वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ 15 से 20 सीटों पर एडजस्टमेंट हो सकती है। और हम देख रहे थे कि जब मुलाकातें हो रही थी दुबई में तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही बात सामने आई थी कि किसी के साथ भी वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इसके बाद अब जिक्र करेंगे फवाद चौधरी के एक ट्वीट का, जिसमें वो सेनेट के अंदर JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान डिवीज़न को सूबों का दर्जा देने पर इत्तफाक़ राय पाया गया है। तो देखना यह है कि ये जो तमाम बातें हैं ये जब दौरे हुकूमत था PTI का तब क्यों नहीं की गई, तब इस तरह से अपोजिशन के साथ बैठकर बात क्यों नहीं की गई, और क्या फवाद चौधरी दोबारा से सियासत में उसी तरह से एक्टिव हमें नज़र आएंगे जिस तरह जब वो PTI में थे, क्योंकि जब से वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आए हैं तब से कुछ मंजर से गायब दिखाई देते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर तजियाकार मुजम्मल सरवर में ज्वाइन किया। मुजम्मल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म ने तो कल असम्बली की तहलील का बाकायदा तारीख का भी ऐलान कर दिया और वे कह रहे हैं कि 14 अगस्त को हुकूमत जा रही है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाल दिए हैं कि इसका जो इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इलेक्शन की डेट का ऐलान वज़ीर आज़म नहीं कर सकता आइन के तहत। वो नहीं कह सकते कि 8 अक्टूबर को, 10 को, 12 को इलेक्शन होंगे। देखें, अगर वो किसी तारीख का ऐलान करते हैं और बाद में इलेक्शन कमीशन उस तारीख को बदल दे तो सुबकी हो जाएगी। आप कहेंगे कि जी वज़ीर आज़म ने एक तारीख का ऐलान किया और उस तारीख पर इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरे ख्याल में जो उनकी आइनी डोमेन है कि वो सिर्फ असेंबली की मुद्दत पूरी करेंगे या 2-4 दिन पहले असेंबली तोड़ देंगे, ये फैसला उनके पास है। इस हवाले से उन्होंने बात की है 14 अगस्त की। इलेक्शन करवाने की बात इलेक्शन कमीशन को नए कवानीन के तहत दे दी गई है। तारीख का ऐलान जिस दिन असेंबली मुद्दत पूरी करेगी उसके 24-48 घंटे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। यही अब पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है जी। मेरे ख्याल में उन्होंने कोशिश की है कि वो इलेक्शन कमीशन की हदूद में ना जाएं। ठीक है। अच्छा मुजम्मल साहब, अभी लेकिन हम इलेक्शन के हवाले से ये खबरें भी सुन रहे हैं, जो बाखबर लोग हैं वो ऐसी खबरें दे रहे हैं कि इलेक्शन तो तब होंगे जब चेयरमैन PTI नाअहल हो जाएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं उनका कोई भी ट्रायल नहीं शुरू हुआ इस हवाले से। तो नाअहली की तो बड़ी दूर की बात लगती है ये। मेरे ख्याल में वो अदालती तौर पर नाअहल हुए हैं या नहीं हुए, ये एक यूनिक केस है कि वो पॉलिटिकली नाअहल हुए हैं। वो अब ये समझा जा रहा है कि वो और उनकी जमात एक भरपूर इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। उनके 70-80% लोग उन्हें छोड़ चुके हैं। वो खुद भी आज़ादाना इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है। लिहाजा अगर आपने नवाज शरीफ को अदालती नाअहल किया था तो इमरान खान साहब कुछ सियासी नाअहल हो गए हैं कि वो इलेक्शन में उस तरह अब हिस्सा नहीं ले सकते जिस तरह वो पहले 9 मई से पहले ले सकते थे। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाएंगे। जो फ़वाइद इमरान खान को अदालत से नाअहल लेकर हासिल करने थे उससे ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो गए हैं। तो इट्स हाई टाइम। ठीक है। अच्छा मुजम्मल साहब, इलेक्शन तो हो ही जाएंगे, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या कुछ ताखीर उसमें हो जाए, लेकिन अगर हम IMF के प्लान की बात करें, जिस तरह से एक कामयाबी इस हुकूमत को मिली है, क्या आप उसको कामयाबी समझते हैं IMF के प्लान को जिस तरह से रिवाइव किया या रिट्रीव किया है? और दूसरी बात यह है कि क्या इलेक्शन से पहले जो हुकूमत है वो अवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी जिस तरह की कड़ी शराइत अब IMF ने रखी हैं? मेरे ख्याल में रिलीफ तो नहीं दिया जा सकेगा और रिलीफ देना पोजीशन में नहीं है। लेकिन जहाँ तक IMF मुआहदे की बात है, ये मुआहदा इसलिए किया गया है कि इस हुकूमत को ये उम्मीद है कि ये दोबारा हुकूमत में आ जाएगी। मैं इसका कंपैरिजन आपसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई तो उन्हें ये यकीन था कि वो उनकी अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और वो इक़्तिदार से जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ दिया और एक माशी खाई में पाकिस्तान को गिराया कि मैं तो अब जा रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इस हुकूमत के पास भी 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ये थी कि ये एक रिलीफ पैकेज अनाउंस करती और उसके नतीजे में इलेक्शन में जाके इलेक्शन लड़ लेती। एक सूरत ये थी कि ये IMF का मुआहदा ना करती, पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी लगाती, रिलीफ देती और बेशक डिफ़ॉल्ट करता, कुछ करता, लेकिन ये अपनी मुद्दत भी 1 साल बढ़ा सकते थे।
इन्होंने उन दोनों रास्तों का इंतखाब नहीं किया और IMF का मुआहदा किया है और इलेक्शन भी बर वक्त कराने जा रहे हैं। एक तो दोनों पार्टियों की स्ट्रेटजी में आप फ़र्क देखें, ये काम वही हुकूमत करती है जिसको ये अंदाज़ा होता है कि वो दोबारा आकर इस मुल्क की बागदौड़ संभाल रही है, लिहाजा उसे कोई भी माशी खाई नहीं बनानी क्योंकि उस खाई में उसे ही गिरना है। लिहाजा वो खुद सेफ करके जा रहे हैं पाकिस्तान को भी और अपने आने वाली हुकूमत को भी। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, जिस तरह से हुकूमत में मौजूद बाकी भी जो जमातें हैं, आपको ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ डाउट है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसका वक्त कहीं तवील ना हो जाए? आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। ये 9 माह का मुआहदा ये तय कर रहा है कि पाकिस्तान में 9 माह के अंदर नई हुकूमत आ जाएगी। ठीक है। और वो आकर IMF से अगला मुआहदा करेगी। आप ये समझें कि अगर इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में नहीं होते और दिसंबर तक नई हुकूमत नहीं आती तो जनवरी फरवरी में IMF से नया मुआहदा कौन निगोशिएट करेगा? आप हमें पता होना चाहिए कि IMF इंटरिम गवर्नमेंट्स के साथ मुआहदे निगोशिएट नहीं करती। मोइन कुरैशी साहब के दौर में इंटरिम गवर्नमेंट थी, हम IMF के पास गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि आपके मुल्क में 2 बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, उनसे गारंटी लेकर आए कि आपका मुआहदा वो मान लेंगे। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त रिटर्न गारंटीज दी थी। अब भी इलेक्शन का माहौल है, 2 महीने 1 महीने बाद इस हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है। अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट को लंबा करेंगे तो आप अगला IMF का मुआहदा भी नहीं ले सकेंगे, इंटरनेशनली जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो भी मुमकिन नहीं होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुल्क में इलेक्शन बर वक्त नहीं होंगे, ये बर वक्त होंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मसला तो ये है ना कि ऐलान और नारे तो लगते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें तो मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत तो उन्होंने किए लेकिन अमल नहीं किया था। एक तो इस पर भी अमल होना चाहिए था। और अगर अब इंतखाबी इस्लाहात कमेटी जो भी इस्लाहात करेगी, आपको लगता है उस पर अमल हो पाएगा या होना चाहिए? देखिए, 100% चीज़ तो किसी बात पर अमल नहीं होता। हमें सियासी मुआहदों में ये देखना चाहिए कि कितने फीसद अमल हो गया। अगर किसी सियासी मुआहदे पर 50% से ज़्यादा अमल हो जाए तो वो एक कामयाब मुआहदा समझा जाता है, क्योंकि सियासी मुआहदे कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। ये 2 सियासी जमातों के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझे जाते हैं कि आइंदा हम ऐसे करेंगे। और मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की काफ़ी शराइत पर अमल भी हुआ है। उसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई है, उसके नतीजे में दोनों पार्टीज़ ने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी एक दूसरे के साथ रखा है। जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जहाँ एक वसी चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, वहाँ सियासी जमातों के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स की भी ज़रूरत है, जिसमें गालम गलूच की सियासत को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ज़ाती हमले ख़त्म किए जाएँ, जिसमें एक दूसरे को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की भी बात की जाए। तो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बुरा भला कहने की बजाय ये देखना चाहिए कि उसके नतीजे में कई ऐसे काम हुए हैं जो नहीं हो सकते थे, जो रह गए हैं उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि वो होने चाहिए। मसलन मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बहुत हक में हूँ और अब जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का तनाज़ा हुआ है, इसके नतीजे में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बहुत ज़रूरत हो गई है। मुझे लगता है कि जो अगली असेंबली आएगी वो 2/3 अक्सरियत से शायद इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना देगी। तो बहुत से काम हुए हैं, बहुत से नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेनेट में तहरीक इंसाफ और JUI में डिवीजन को सूबों का दर्जा देने पर इत्तेफाक पाया गया है, आपको लगता है ऐसे काम तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में रहते हुए भी करने चाहिए थे? क्या जो 18वीं तरमीम है उसमें तरमीम तहरीक इंसाफ का एक दुरुस्त मुतालबा है और अब PTI को अहम उमूर पर सियासत करनी आ गई है? देखिए, वो कहते हैं कि इट्स टू लेट नाउ। अब सूरत हाल ये है को देखें जी, जुलाई में इलेक्शंस ऑफर हो रहे थे, उनके साथ बैठ के इस मुल्क की हुकूमत इलेक्शन डेट पर बात कर रही थी। वो उस वक्त हवा के घोड़े पर सवार थे। एक वक्त में उन्हें असेंबलियों में वापस लाने की भी बात हो रही थी, वो उस वक्त भी हवा के घोड़े पर सवार थे। आज चेयरमैन PTI जिस सियासी पोजीशन में है, वो किसी के साथ ना पॉलिटिकली निगोशिएट करने की पोजीशन में है, ना बारगेन करने की पोजीशन में है। आप मुझे बताएं, क्या इमरान खान मौलाना फजल रहमान को मिलने की पोजीशन में है? नहीं।
फिर ये लोअर लेवल की जो एडजस्टमेंट है सेनेट के अंदर, ये ऑटो पर है। मुझे नहीं लगता इसकी चेयरमैन पीटीआई की इसको अप्रूवल भी होगी। ये उनके जो पीटीआई के केपी से सेनेटर्स हैं उनका इनिशिएटिव होगा अपने तौर पे, और वो चल रहे होंगे। वैसे भी खबरें हैं कि परवेज खटक वगैरह जो हैं वो जेयूआई में जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पीपल्स पार्टी में, या अपनी कोई जमात बनाने की बजाय उनका जो ग्रुप है वो पीटीआई में, जेयूआई में जाने की पोजीशन में है। और केपीआई में बहुत सारे लोग, पहले नूर आलम खान वगैरह भी जेयूआई में गए हैं, तो वहाँ लोगों की फर्स्ट चॉइस जेयूआई आ रही है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और अहम मामला है। जब से हम देख रहे हैं कि इसराइल ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तनकीद की है, जिसे हुकूमत जो है वो चेयरमैन पीटीआई की हिमायत से जोड़ रही है, क्योंकि इसराइल की तरफ से ऐसा जो बयान है वो हालिया तारीख में तो नहीं मिलता। क्या ये बयान वाकई ऐसा है जिसमें 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में इसको देखा जा सकता है? क्योंकि इसराइल जो कि खुद फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, इस इशू पर हम देखें कि रोज़ाना हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए, इस मुल्क में वज़ीर आज़म को फांसियाँ भी लगाई गई हैं, वज़ीर आज़म को नाअहल भी किया गया है, इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे हैं, इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल भी रहे हैं। तब तो कभी इसराइल ने जो है वो बयान नहीं दिया पाकिस्तान की सियासत के बारे में। इस मुल्क में पूरी अदलिया को निकाल दिया गया है और पीसीओ जज लाए गए हैं। तब तो इसराइल की हुकूमत ने कभी बयान नहीं दिया कि यहाँ अदलिया की आज़ादी पर हमला हो गया है। अगर तो ये देखने की बात है कि सिर्फ अब ही क्यों उन्होंने बयान दिया है। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हुआ है, यहाँ लीडर जलावतन रहे हैं, यहाँ लीडर गिरफ्तार रहे हैं, यहाँ सब कुछ हुआ है। अगर तो इसराइल ने उस सब मौके पर भी पाकिस्तान के मामलात पर तबसरा किया हो तो आज के तबसरे को हम बहुत नॉर्मल ले लें, क्योंकि अमेरिका तबसरा करता रहता है, यूरोपियन यूनियन तबसरा करता है पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान पर। आप देखें ना, ये वो जो ब्लास्फेमी के ऊपर यूरोपियन यूनियन, यूएस सबकी एक पोजीशन है, आसिया मसीह के केस पर एक पोजीशन रही है। तो ये ऐसी बात तो नहीं है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो कभी तबसरा नहीं करते हैं। सवाल यह है कि इसराइल ने तो 75 साल में कभी नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल के सफारती ताल्लुकात भी नहीं हैं। हम इसराइल के मामलात पर रोज़ तबसरा करते हैं, जो फ़लस्तीन के साथ होता है, जो वहाँ होता है, उसके ऊपर तबसरा करते हैं। वाई नाउ, अब ही उन्हें प्रॉब्लम क्यों है, ये सवाल सबको खटक रहा है। ये इसराइल की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर बात करना, पाकिस्तान पे तबसरा करना। इसराइल ने तो तब भी बात नहीं की जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी और इसराइली वज़ीर ख़ारजा की इस्तांबुल में मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया था इस मुलाकात के ऊपर। तो इसलिए लोगों को खटक रहा है कि वाई नाउ और अब एक सियासी जमात के लिए क्यों। इस सवाल का जवाब सवाल भी सब कर रहे हैं और जवाब भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज़ियाकार मुज़म्मिल सहरवर्दी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। निकलेंगे ब्रेक के बाद, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत के मैदान से सबसे बड़ी खबर है और वो यही है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है और यूं डिफ़ॉल्ट के जो तमाम मफरूज़े थे और पेशन गोइयाँ थी वो अपनी मौत आप मर चुकी हैं। IMF मुआहदे की मंजूरी से फौरी तौर पर $1 अरब 20 करोड़ की किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी जाएगी और इस एलामिया के मुताबिक $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जायज़ों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज़ पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। किसी भी सियासी फ़ायदे को हासिल करने के लिए अब जो प्राइसेस हैं उसको शायद अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो नीचे नहीं ला सकेगी, आवाम को कोई मज़ीद रिलीफ शायद ना मिल सके। तो पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। इस प्रोग्राम से पाकिस्तान को मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद मिलेगी और इससे कबल जो कि सऊदी अरब ने $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को $1 अरब मुंतकिल कर दिए हैं। और इस हवाले से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं और कोशिश ये है कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वह 14 से 15 अरब डॉलर्स के दरमियान हों, जबकि स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वह 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी ज़्यादती होगी।
दूसरी जानिब ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदीया और UAE से फाइनेंसिंग हासिल करनी है, जबकि रवां माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतज़ाम भी किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल करनी है। आलमी मुआशी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान की अदायगियाँ उसके ज़र मुबादला से 6 गुना ज़्यादा हैं और ये याद रखने की बात है कि पाकिस्तान को माली साल 2024 में $23 अरब अदा करने हैं। उधर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटना है। मुल्क में 22% शरह सूद कारोबार के लिए तबाहकुन है। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं बल्कि बहुत सख्त प्रोग्राम होगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। IMF प्रोग्राम मंजूर हो चुका है, डिफ़ॉल्ट का जो खतरा था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन वज़ीर आज़म अभी भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत सख्त होगा, कोई हलवा नहीं है। ये तो हमेशा से हम यही सुनते आए हैं, प्रोग्राम सख्त होगा, अवाम पर बोझ पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई और राह थी नहीं। सो इवेंचुअली आई थिंक थिंग्स टर्न्ड अराउंड और IMF ने भी एक अच्छा पैकेज बनाया है। उसकी वजह यह है कि अगर हम सिर्फ लास्ट रिव्यू कंप्लीट करते और बाकी दो ना कंप्लीट कर पाते तो हमें उतनी रकम ना आती कि हम ये 9 महीने का टाइम राइड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि कंट्री इज गोइंग इनटू एन इलेक्शन इन अगस्त एंड देन अ न्यू गवर्नमेंट। इस लिहाज से इसको पॉजिटिवली देखिए। बट ये भी याद रखिए कि ये 23वां प्रोग्राम है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप 23 बार एक ICU के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे, इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप टाइम से उठ भी नहीं रहे। मेरा मतलब है कहने का, ना आप मालियाती खसारा संभाल रहे हैं, ना माली खसारा संभाल रहे हैं, ना ही अपने एनर्जी सेक्टर को संभाल रहे हैं, ना ही अपने एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। सो ये दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी, राइट? ठीक है। बट द स्टोरी इज इसको ठीक करने के लिए शॉर्ट रन में IMF और बाकी कंट्रीज ने आपको कुछ पैसे दे दिए हैं। अब आप ये वक्त राइड आउट कर सकते हैं। ये दिस इज द ट्रू स्टोरी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक किस्त तो मिल गई, ये हुकूमत खत्म हो रही है, इंटरिम गवर्नमेंट अगर आती है और अगर वो तवील होती है तो क्या फिर ये मुआहदे पर बुरे असरात तो मुरतब नहीं करेगी? आई थिंक उनको तो अब ये है कि आपने जो उनके साथ टर्म्स एग्री किए हैं और जो आने वाली टर्म्स हैं, और आने वाली टर्म्स भी जो हैं, ये जो PM कह रहे हैं और जिनको हुआ इन द नो ऑफ थिंग्स, दे नो कि बिजली और गैस की कीमत में एक बड़ा रद्दोबदल आने वाला है। सो इस तरह की चीज़ें जब आपको करनी होंगी तो ऑब्वियसली लोगों पर ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ होगी। इंटरिम गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें फॉलो थ्रू करनी होंगी। इस वक्त जो कंट्री की जिसको इकोनॉमिक मैनेजमेंट कहते हैं, वो उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है जो बोर्ड ने कल अप्रूव किया है IMF के। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। आई डोंट थिंक कि इंटरिम गवर्नमेंट बहुत सोचेगी कि हम ये करें। उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि बिजली की कीमत इस तरह चलेगी, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि बजट से इस तरह हमने इनहराफ नहीं करना, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इस तरह होनी है। सो आई थिंक इट्स अ क्लियर पाथ। उस पाथ को फॉलो करें। मुझे जो तशवीश है वो हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी टू फॉलो दैट पाथ हैज फेल्ड अस 21 टाइम्स। इट शुड नॉट फेल अस इन द करंट प्रोग्राम। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम तो यही सुन रहे थे कि जब हुकूमत जारी होगी, गवर्नमेंट खत्म हो रही होगी, असम्बलियाँ डिसॉल्व हो रही होंगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ मिलता तो दिखाई नहीं दे रहा। ये तो आवाम पर मजीद बोझ डालकर जा रहे हैं। देखिए, रिलीफ तो उस सूरत में मिल सकता था कि आप बहुत सी कमाई कर रहे होते और उसको खर्च करने की सकत रखते। ना ही एक्सटर्नल फ्रंट पर और ना ही डोमेस्टिक फ्रंट पर ऐसा हो रहा है। जो भी अभी हमने सारे पैसों का जिक्र किया है, आप ये सोचिए ना, इसमें से एक भी कमाई का पैसा नहीं है। दे आर ऑल बोरोड डेट्स। सो अगर आप डेट लेकर मुल्क चला रहे हो तो इट इज़ क्रिमिनल कि आप वो किसी चीज़ पे भी खर्च करें सिवाय इसके कि अपने रिजर्व्स को बढ़ाएं और ऐसी पोजीशन बनाएं कि आप कम से कम जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, और ये आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में कहा, पाकिस्तान का अब डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो गया है तब तक जब तक कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं।
और जो बाकी कलीदी काम करने हैं, आई थिंक उसकी तो अभी हमने बात शुरू ही नहीं की। जिस दिन उसकी गुफ्तगू शुरू करेंगे तो मैं कह पाऊंगा कि अब हम उस बात पे हैं कि हम रिलीफ दे सकें। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। लेकिन जो एक रिवायत रही है डॉक्टर साहब, हमने देखा है जब भी जो हुकूमत जाती है वो कोई ना कोई जाते हुए सियासी फैसला कर जाती है अपने अगले इलेक्शन में वोटर को अपना बनाने के लिए। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई गलती तो ये नहीं करेंगे कि कोई मुआशी फैसले जब करते आए हैं आखिर पे कोई सियासी फैसला ना इस तरह के कर जाएं कि IMF का जो मुआहिदा है वो मुतासिर हो जाए जिससे? ऑनेस्टली जितना डिले हो गया है, नवंबर 3 से आज मैं आपको बात कर रहा हूं तो 13 जुलाई को अप्रूवल हुई है। ये जितना डिले हो गया है फंड के प्रोग्राम को ऑन ट्रैक लाने के लिए, आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई भी ये अफोर्ड कर सकता है टू मेक दैट काइंड ऑफ एन एरर। और ये IMF के प्रोग्राम में रहना, उसको एडहियर करना, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से दूर रखना जो है, ये बिल्कुल दीज आर वन एंड द सेम थिंग्स राइट नाउ। सो आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आप यही देखिए ना कि आपको सऊदी अरेबिया और UAE ने भी पैसे कब दिए हैं, जब आप IMF के प्रोग्राम में आए हैं। तो इससे बढ़ के आपके लिए और क्या वो हो सकती है, जिसे कहेंगे सिग्नल हो सकता है कि सब यही चाहते हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में रहें। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। आई मीन मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्ट रन में पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है, बट मतलब यहाँ से अगर अपने फंडामेंटल फैसले नहीं करेंगे तो IMF के प्रोग्राम से निकल भी नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हाईटी की हम बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, टेक्सटाइल है, उसको अगर तेज़ तरीन फ़रोग नहीं देते, आसान पॉलिसियों से जो मईशत की गाड़ी है उसकी रफ्तार भी तो बेहतर करने की ज़रूरत है। बार बार कितनी बार 23वीं बार जा चुके हैं इस प्लान में IMF के। जब इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो किस तरह से मामला आगे चलेंगे? आपने ये बात जो है ना 100% दुरुस्त रखी है। असल जो कलीदी काम है वो आपके करने के हैं, चाहे वो पैदावारी सलाहियत किसी एरिया की भी आप देख लें, हमारी बहुत कमज़ोर है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना है, पाकिस्तान में जो लोकल इन्वेस्टर है उसको एक्साइट करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना है। ये इनमें से कोई भी काम पाकिस्तान जो है जब तक करेगा नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर ये काम करने के लिए मैं बारहा कहता हूँ कि पहले ये सोचिए कि मैं ये काम तो करना चाहता हूँ, चले मैं एक गोल ही डिफाइन कर लेता हूँ। आपने क्या मेरे पास सलाहियत है ये सारे काम करने की? जब तक हम इसमें बिलीव नहीं ना करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी सलाहियत को अपग्रेड करना है ताकि ये सारे काम कर सकें, ताकि असल रिलीफ तो ये होगी ना, चीजें सस्ती कब होंगी, फूड सस्ता तब होगा जब पैदावारी सलाहियत। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़र मुबादला के जो हम ज़खायर देख रहे हैं वो तो उधार के पैसों से भी बड़े हैं। तो दूसरा जो बड़ा तरीन मसला है जिसकी निशानदेही ब्लूमबर्ग भी कर रहा है कि जो कर्जे हैं वो तो हम पर 6 गुना ज़्यादा हैं, हमने अभी अदायगियाँ भी करनी हैं। कैसे मैनेज होगा? अगले माली साल में हमें तकरीबन $23 बिलियन वापस करने हैं। ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इस वक्त भी जो सिचुएशन है मेरे ख्याल है उसमें फ्रेंडली कंट्रीज, कमर्शियल पैसे, मल्टीलैटरल्स के पैसे, आपके जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनके पैसे, ये सारे पैसे आपको डॉलर्स में इनकमिंग जमा करने पड़ेंगे। कुछ जो कर्जे वापस होने हैं उनको कहना पड़ेगा कि अभी नहीं हम करेंगे, अगले साल करेंगे। सो ये सारा करके आपको किसी तरह 23 अरब, और अब एक और चीज़ याद रखिए कि मैं 23 अरब का फिगर तो बहुत दफ़ा कहा है, बट अब एक और फिगर साथ याद रखिए कि 5 से 6 अरब डॉलर आपको करंट अकाउंट का खसारा भी होगा, बिकॉज IMF आपकी इंपोर्ट्स जो है उनको खुलवाना शुरू कर देगा, तो आपका करंट अकाउंट का खसारा जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा। सो वो भी पैसे आपने लाने हैं। सो इट्स नॉट कि हमें इस तरह सोचना चाहिए कि एवरीथिंग विल वर्क आउट इवन विद द फंड, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें नौजवानी में वज़न का ज़्यादा होने से 18 अक़साम के कैंसर के ख़तरात में इजाफा हो सकता है। नेचर कम्युनिकेशंस में शाया होने वाली इस नई तहकीक में मुहक्किकीन ने 40 बरस और इससे कम उम्र 26 लाख से ज़ायद हस्पानवी शहरियों के डेटा का मुताला किया जो कि 2009 में कैंसर फ्री थे। इस रिसर्च में शामिल इन अफराद के ज़िंदगी भर के बॉडी मास इंडेक्स का जायज़ा लिया गया।
मुहक्किकीन ने माजी की तहकीक में वज़न और कैंसर के दरमियान उनका ताल्लुक जानने के लिए सिंगल BMI स्कोर का इस्तेमाल किया था और तहकीक में शरीक इन अफराद का 9 साल तक ये देखने के लिए मुआयना किया गया कि इस दौरान वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं या नहीं हुए। तो इस मुताले के दौरान तकरीबन 2,25,000 से ज़ायद अफराद कैंसर में मुब्तला हुए। हिस्पानवी मुहक्किकीन ने देखा कि वो अफराद जो अपने इब्तदाई नौजवानी में मोटापे या फिर ज़्यादा वज़न का शिकार थे, उनके कैंसर में मुब्तला होने के इम्कानात भी ज़्यादा थे। उनमें छाती, गुर्दे और पित्ते जैसे मुख्तलिफ कैंसर में मुब्तला होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। और अब एक नई अहम तहकीक में वज़न के ज़्यादा होने का जो कीमिया से भी ताल्लुक़ सामने आया है, जबकि वो अफराद जो कि तंबाकू नोशी नहीं करते थे, उनमें ब्लैडर, सर और गर्दन में कैंसर के साथ ताल्लुक़ भी पाया गया है। तहकीक के मुताबिक जो मुहक्किकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि कैंसर की इन अक़साम को पहले मोटापे से ताल्लुक़ रखने वाले कैंसर नहीं समझा जाता था और मोटापे के कैंसर पर असरात को इस हवाले से नज़रअंदाज भी किया गया है। यानी कि जो आपकी हेल्थ है, जो आपका जिस्म है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अर्ली एज में हैं, यंग एज में हैं, तो आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपना जो डाइट प्लान है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो हम यही देख रहे हैं कि वो लोग जो ओबेसिटी का शिकार हैं उनमें फिर जो कैंसर के चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, एक हेल्दी लिविंग स्टाइल होना चाहिए, खाने में मॉडरेटिटी होनी चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं हमारे यहाँ, अगर हम जिक्र करें तो जिस तरह की खुराक का इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ी नुकसानदेह है। जो दिन का आगाज़ होता है वो देसी खाबों से होता है, देसी नाश्तों से होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो जो हम देख रहे हैं फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि आपका जो 70% है वो आपकी डाइट होती है और 30% आप फिर एक्सरसाइज करके, वॉक करके वो रिजल्ट्स हासिल करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके किचन में क्या बन रहा है उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको घी का जो इस्तेमाल है, आपको जो शुगर का इस्तेमाल है, वो बड़े एतदाल के साथ करना चाहिए। तो ये तो एक रिसर्च थी जो आपके साथ शेयर की। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साला मोहम्मद मसूद ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली और आखिरी पैगाम मसूद ने जो अपनी बीवी के लिए छोड़ा उसमें उनका कहना था कि मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है, ना मैं आपके काबिल हूँ ना ही बच्चों के। तो 6 माह कबल मसूद की नौकरी ख़त्म हो गई थी और मसूद ने घरेलू अखराजात की अदायगी के लिए शुरू में एक ऑनलाइन लोन ऐप से सिर्फ 13,000 रुपये का कर्ज लिया था और एक हफ्ते बाद ही इस ऑनलाइन कंपनी ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और रकम सूद के साथ 50,000 रुपये तक बढ़ा दी गई। मसूद ने ऑनलाइन कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए एक दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपये लोन लिया। मसूद की बीवी का ये इल्ज़ाम है कि एक हफ्ते बाद ही उस ऑनलाइन कंपनी ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। ऑनलाइन कंपनीज़ के नुमाइंदों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकियाँ दी कि मोबाइल से उनका ज़ाती डेटा लीक कर देंगे और वो ये कहते हैं कि मेरे शौहर फ़ोन के ऊपर मुसलसल रकम अदा करते रहे। परेशानी में हमने ऑनलाइन कंपनियों का कर्ज उतारने के लिए लोगों से कर्ज भी लिया है। मेरे शौहर कर्ज की दलदल में फंसते गए और जहनी अजियत का शिकार होते गए और फिर उन्होंने मुसलसल दबाव में रहने के बायस अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थाना रेस कोर्स में मोहम्मद मसूद के भाई मुजम्मल हुसैन की मुद्दत में खुदकुशी की रिपोर्ट भी दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में FIA को भी दरख्वास्त दी जा रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खालिद चौधरी ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। खालिद, सबसे पहले तो होंगे तमाम क्या वाक़या था, किस तरह से ये पेश आया, कौन सी ये ऑनलाइन कंपनियां हैं, किस कानून के तहत ये काम कर रही हैं, किस ज़ाब्ते के तहत ये काम कर रही हैं। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इस तरह की बहुत सी जो स्टोरीज़ हैं वो मंजर आम पर आई हैं और ये तो बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देती होंगी जहां पर कशिश ऑफर की जाती है और गरीब और लाचार जो लोग हैं, जो मजबूर हैं, महंगाई के हाथों तंग है, वो इन चक्कर में आ जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं और इस हवाले से फौरन ही जो है कंपनी की जानिब से रिस्पांस भी दिया जाता है। और अगर आप रकम मांगते हैं 50,000 तो उसके अगेंस्ट आपको 20,000 या 25,000, उससे 50% कम फौरी तौर पर दे तो देते हैं, लेकिन उसके नतीजे में वो तकरीबन एक हफ्ते बाद इस प्रोसेस के लिए जो वो मालूमात हासिल करते हैं, खुसूसन शिनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर
वाइफ जो तलब करती हैं, उसके नतीजे में वो तमाम डाटा जो है उस फैमिली का हासिल कर लेते हैं। जो उनके करीब 3 नंबर्स होते हैं, उनका डाटा भी हासिल कर लेते हैं और तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद ही वो इन नंबर्स पर रब्ता करते हैं और साथ-साथ वो जो है, जो कर्ज लेने वाला होता है, उसको भी बताते हैं कि आपका कर्ज जो है बढ़कर इतना हो गया, फौरी तौर पर फलां तारीख तक अगर आप जमा नहीं करवाते तो आप पर इतना मज़ीद सूद जो है बढ़ जाएगा। और इस चंगुल में जो आ जाते हैं और जो दबाव का शिकार होते हैं, तो लोग देखते हैं कि अगर वो नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, लेकिन उसके नतीजे में जब कंपनीज उनके करीब तरीन अजीजों कारब को फोन करना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि इन्होंने कर्जा लिया है और आपका भी नाम दिया है, बतौर गारंटर लिखवाया था, तो इस तरह करके उनको दबाव में लाते हैं अपने, और नतीजतन जो लोग मुकम्मल दबाव में आ जाते हैं जी। तो उनको भरपूर तरीके से लूटमार करते हैं। और यही वाकया मोहम्मद मसूद के साथ पेश आया 6 माह पहले। जो चंद हजार पे कर्जा लिया था, उसको चुकाते चुकाते उसको एक और कंपनी से जो है वो कर्ज मजीद देना पड़ा। और यही नहीं बल्कि इन पर 2 कंपनियों की अदायगी करते करते मजीद दोस्तों से भी कर्ज उठाना पड़ा और मुश्किलात का भी शिकार होते होते वो इस नहज पर पहुंच गया कि उसने अपने जो है जान लेने का फैसला किया। खालिद, जब कर्ज वापस नहीं दे पाते तो फिर इन कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं धमकाते भी हैं और फिर ये भी कहते हैं कि जो तस्वीर हैं, वीडियोस और उनके जानने वालों के नंबरों पर कॉल करके उनको बदनाम भी किया जाएगा। तो किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत वो ये काम कर रहे हैं? क्या ये कंपनियां जो हैं फ़ोन में मौजूद ज़ाती मालूमात भी हैक कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये असल तरीकाकार ही इनका ये है कि उनकी ज़ाती मालूमात के वजह से ही वो उनको ब्लैकमेल करती हैं। और ये सिलसिला बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक आम ऐप से पहले सूद को लोग करते थे, वो इसी तरह की कार्रवाइयां करते थे। और यही सिलसिला जो है अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की सूरत में जो है हो गया और हर शहरी की दस्तरस में हो गया। वो इश्ताहारात को देखकर देखते हैं कि हम भी कुछ ले लें, तो नतीजतन ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे पास इस हवाले से बेशुमार शिकायत हैं, जबकि FIA की गुज़श्ता रोज़ टीम ने इस मुतासरा फैमिली से भी मुलाकात की और तमाम मालूमात हासिल की है। ये तमाम सिलसिला तब शुरू हुआ है जब मीडिया पर ये खबरें आई हैं। इन खबरों के आने के बाद FIA टीम ने फौरी तौर पर जो है इस घर तक रसाई हासिल की और वहां पहुंचकर वो तमाम मालूमात हासिल की और जिन जिन नंबर से धमकाया जा रहा था उनसे भी उनसे बारे में भी मालूमात दी, उनके नंबर्स दिए हैं। अभी इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई होती है, लेकिन देखना ये है कि ये कोई एक वाकया नहीं है, ये मुल्क भर में बड़ी दलेरी के साथ मुख्तलिफ कंपनियां, दर्जनों कंपनियां आपको सोशल मीडिया एप्स पर दिखाई देती होंगी जिनके बाकायदा इश्ताहारात बनाकर चलाए जा रहे हैं और उनसे लोग जो हैं उनके चक्कर में आकर उसमें फंसते जा रहे हैं। और ये बेशुमार वाकयात हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस हवाले से बेशुमार शिकायत FIA साइबर क्राइम में हैं, लेकिन FIA की जानिब से अभी तक उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस तरह के वाकयात अगर सामने आते हैं तो FIA को संजीदगी के साथ इन वाकयात को लेना पड़ेगा, वरना बहुत ठीक है खालिद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि FIA साइबर क्राइम इन तमाम मामलात को डील कर रहा है, लेकिन जब ये खबरें मीडिया पर हाईलाइट होती हैं तभी कुछ एक्शन होता है, तभी कोई कार्रवाई की जाती है। उससे पहले क्या कोई इस हवाले से ज़ाब्ता है, नहीं है, कानून नहीं है कि कंपनियां किस तरह से रजिस्टर्ड हो रही हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं? तो और जब हम देख रहे हैं कि प्ले स्टोर पर आना क्या इतना ही आसान हो गया है, और कौन सी ऐप लीगल तरीके से काम कर रही है, कौन सी नहीं, फिर ये कैसे पता चलेगा? किस तरह, कौन इसको रिफाइन करेगा? देखिए जी, जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो कोई भी अभी तक ऐसे कानून के मुताबिक जो नहीं है कि किसी को भी इजाजत हो कि जो इस तरह का कारोबार कर सके, मासवाए बैंकिंग सेक्टर के अलावा। लेकिन ये जिस तरह दंदनाते हुए ये काम हो रहा है तो उससे लग रहा है कि इसमें मुनज़्ज़म तरीके से जो है अदारे के कुछ लोग भी शामिल हैं जो गफलत बरत रहे हैं, क्योंकि ये मामलात बखूबी चल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के वाकयात सामने आएंगे तो लामहल्ला इसमें मुख्तलिफ जो है माशरे की तरफ से प्रेशर भी आएगा, मीडिया की तरफ से भी आएगा। और यही वजह है कि ये खबरों में आने के बाद गुज़श्ता रोज FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी की टीम जो है इस शहरी के घर पहुंची है। अदरवाइज तो मामूल के जो बेशुमार वाकयात हैं या जिन्होंने दरखास्तें दी हैं उसके हवाले से तो आज तक कोई ऐसी कार्रवाई हमारे सामने नहीं आई। और जब हमने मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश की FIA टीम से
तो उनका कहना था कि हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जो इनका तरीकाकार है वो यही है कि अगर कोई शहरी दरखास्त देता है, शिकायत की दरखास्त देता है, तो तभी वो इस पर कार्रवाई करते हैं। अदरवाइज ये तमाम सिस्टम आजादाना तौर पर चल रहा है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन आइंदा क्या होता है ये तो हम नहीं कह सकते। बाहर ये एक इंतहाई संगीन सोशल मसला बन चुका है और माशरे में इस तेजी से ये फैल रहा है कि बेशुमार लोग इसके शिकंजे में हैं, लेकिन हमें इनके बारे में आगाही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे थे। और जिस तरह से एफआई की जानिब से अब कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जब मीडिया में ये तमाम इशू हाईलाइट हुआ है, एक ज़िंदगी गई है, एक इंसान ने खुदकुशी की है कर्ज से तंग आकर। और जिन ऐप्स की हम बात करें, पाकिस्तान में प्ले स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में इस वक्त शामिल हैं। कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून नहीं है। एफआईए से जब हमारी भी टीम की जानिब से रब्ता किया गया है तो उनका कहना था कि अभी इस मामले को वो देख रहे हैं, इस पर तहकीकात कर रहे हैं, यानी कि ऐप्स जो कि पहले से काम कर रही हैं, एफआईए ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। और ये शिकायत आज से नहीं है, ये पिछले चंद सालों से ये शिकायत मंजर आम पर आ रही हैं। लोग इनके चंगल में फंस रहे हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे एफआईए से भी कि वो जल्द अज जल्द जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए। और वो तमाम लोग जो इन ऐप से लोन ले रहे हैं, खुदारा इस तरह से मत कीजिए। जिस तरह से अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने पेश आया है कि एक इंसान ने खुदकुशी की है मजबूर होकर, क्योंकि वो कर्जा वापस नहीं कर पा रहा था। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल सोशल मीडिया समेत बहुत सी जगहों पर नॉकजीवन गार्लिक का बहुत शोर है और जिसे देखो वो यही कहता दिखाई देता है कि इसमें पैसा लगा दो, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाओगे। जीवन गार्लिक सोने की चिड़िया है। दरअसल नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉर्क इस्लामाबाद में ये लहसुन की नई किस्म दरियाफ्त की गई है। 2014 में लहसुन की इस नई किस्म पर इस गर्ज से तहकीक शुरू की गई थी कि मुल्क में लहसुन की कमी को पूरा करने के लिए इस मद में 66 अरब से ज़ायद रुपए दरामदात की हौसला शिकनी की जा सके। नॉकजीवन के बारे में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैदावारी सलाहियत में हाइब्रिड लहसुन के बराबर है और जहां मकामी लहसुन की हम पैदावार देखते हैं वहीं पर इसकी जो फ़ी एकड़ 70 से 80 मन है, वहाँ नॉकजीवन वैरायटी की पैदावारी सलाहियत 200 से 250 मन फ़ी एकड़ बताई जा रही है, जिससे फ़ी एकड़ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक मुनाफा भी मिलता रहा है। लेकिन अब इस लहसुन की नई किस्म नॉकजीवन की धूम के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो बेशतर अजला हैं उसमें इसकी काश्त पर लाखों और करोड़ों रुपए की सरमाया करने वाले जो अफराद हैं वो अपना पैसा डूब जाने का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। नॉकजीवन लहसुन की काश्त से कामयाबी के साथ सैकड़ों मन पैदावार हासिल करने वाले ये कह रहे हैं कि पिछले साल तक जहां फ़ी किलो बीज 14,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब इसे चंद 100 रुपये में भी ख़रीदने वाला कोई नहीं है। किसानों या सरमायाकारी करने वालों से गलती ये हुई कि एक जानिब जहां उन्होंने लालच में ज़्यादा पैसा लगाया, वहीं उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस हवाले से उनका ख़रीदार कौन होगा। तो जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उस हवाले से जो वर्किंग है वो सारी पहले कंप्लीट करनी चाहिए। जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उसको जहन में ज़रूर रखना चाहिए। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। सदर फार्मर एसोसिएशन राजा मोहसिन में ज्वाइन किया है। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नया लहसुन मुतारिफ हुआ है, इसकी जो ग़ज़ाइयत है, पैदावार है, क्या इसकी कैपेसिटी है और कम से कम कितनी होती है और किस ज़मीन, कौन सी ऐसी ज़मीन है जो मौजू है इसकी काश्त के लिए? टेस्ट वाइज तो ये बहुत अच्छा है। अगर देसी जो आपके पास पहले वैरायटी है उससे कंपेयर करें तो इसका टेस्ट उससे अच्छा है, बेहतर है, थोड़ा सा माइल्ड है। असल में हम पिछले 30-40 सालों से एक देसी गार्लिक खाते रहे हैं तो हमारे टेस्ट बड्स यूज्ड हुए उससे। लेकिन आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक अच्छा टेस्ट है इसका। और बाकी ओवरऑल पाकिस्तान में आप थर का एरिया छोड़ के और कुछ ऐसे सिंध के एरियाज़ जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पे इसकी काश्त नहीं होती। और ओवरऑल बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर आप इसकी काश्त कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका था कि इसको हम जिसकी जो ग़ज़ाइयत है, पैदावार है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है या कम से कम कितनी है? अगर फार्मर की प्रैक्टिस अच्छी है तो वो इस साल जो लास्ट सीज़न गुजरा है इसके अंदर तो फार्मर्स ने 300 से 400 मन भी प्रोडक्शन ली है। लेकिन एक एवरेज प्रोडक्शन जो काउंट की जाती है वो 250 से 300 मन पर एकड़ मिनिमम पर एकड़ 300 से 400 मन। जी जी ठीक है। इस जो ओवरऑल जो हाइप के पीछे जो अट्रैक्शन थी ना वो यही थी कि जो आपकी जो
इससे पहले वैरायटी है जो 80s में अप्रूव हुई थी, देसी गुलाबी, उसकी एवरेज 60 से 70 मन थी। तो ये 3 टाइम्स मिनिमम 3 टाइम्स ज़्यादा है देसी वैरायटी से। ठीक है, लेकिन फिर शुरू में क्या हुआ? जो खबरें आई कि लोगों ने शायद इस पर रिसर्च ठीक नहीं की, डिमांड एंड सप्लाई को नहीं देखा गया, लोगों के पैसे बहुत ज़ाया हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्योरली इसको फार्मिंग करने की पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं वो कभी लॉस नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है पाकिस्तान 50% पाकिस्तान का डेफिसिट है गार्लिक के अंदर, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ अराउंड 60 अरब रुपया या 60 से 70 अरब रुपए के अराउंड है। तो ये डेफिसिट तो अगले 10-15 सालों में भी नहीं पूरा होता। प्रॉब्लम क्या है जो आप जहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोगों की अप्रोच ठीक नहीं है। बेसिकली मार्केट के अंदर कुछ लोगों ने एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया है कि 1 करोड़ लगाएं और 2 करोड़ कमाएं। बेसिकली इस सारे मॉडल को एक प्रॉपर्टी का मॉडल बनाने की कोशिश की है। तो लोग जो समझ रहे हैं ना कि ये लॉस में जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अब ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि ये फार्मर की एक्सेस में आएगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि आर्टिफिशियल एक शॉर्टेज क्रिएट की जाती थी, लो रेट पे परचेजिंग होती थी, और अनफॉर्चुनेटली जैसे सारे बिजनेस के अंदर एक माफिया ऑपरेट करता है, उसी तरह एक लो रेट पे परचेजिंग होती थी और एक हाई रेट के ऊपर सेल होती थी। तो ये अब उस फेज से निकलने की तरफ जा रहा है। अब ये एक स्मूथ बिजनेस की तरफ चला जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये एंड ऑफ डे से कमोडिटी में जाना है। ये सीड है, जो लोग फार्मर को जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, वो ये है कि ये एक सीड है और इसने एंड ऑफ डे आपकी कमोडिटी के तौर पे यूज़ होना है, या वैल्यू एडिशन पे जाएगा या एक्सपोर्ट में जाएगा। तो आपने इन तीनों जगहों पे रूम देखना है। तो इन तीनों जगहों पे रूम अल्हम्दुलिल्लाह है। आपकी लोकल मार्केट में 50% का रूम है। वैल्यू एडिशन वालों की तरफ मेरी कल मीटिंग हुई है नेशनल और शान और मेहरान वालों से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है इसके अंदर। इसी तरह आप अगर एक्सपोर्ट के हवाले से देखेंगे तो ये एलिफेंट गार्लिक को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेगा, और अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी वैरायटी दी है कि जो एलिफेंट गार्लिक को कम्पीट करेगा और इंशाल्लाह उसी रेट पे ये वहाँ सेल भी होगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट एड्रेस किया कि फार्मर क्यों डिस्करेज हो रहा है या लॉस की तरफ क्यों जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच ठीक करने की ज़रूरत है। लोगों की अप्रोच ये थी कि मैं 2-4 करोड़ पे इन्वेस्ट करूं, उसको डबल करूंगा और इससे निकल जाऊंगा। ठीक है, अब मैं खुद भी फार्मर हूं, तो मेरी कभी ये अप्रोच नहीं है इसके अंदर कि मैं अगले साल इसके अंदर से डबल पैसे बना के तो निकल जाऊंगा। तो मैं आपके साथ से उन लोगों को एड्रेस करूंगा जो इस अप्रोच से माइंडसेट से जी जी वो माइंडसेट चेंज करें और फार्मर एज फार्मर सोचना शुरू। ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह से फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि इनके साथ रजिस्टर हुए बगैर एक जो आम शख्स है वो बीज का कारोबार नहीं कर सकता। तो फिर एक आम शख्स को इस डिपार्टमेंट के साथ बतौर कंपनी रजिस्टर किस तरह से होना है और किस तरह से पता चलेगा कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि NARC ने ये फार्मर को 2018 में दे दिया था। ठीक है, तो वो वैरायटी रजिस्टर्ड हो सकती हैं जो हाइब्रिड वैरायटीज हो बेसिकली। अब ये वैरायटी फार्मर के पास चलेगी है तो फार्मर ने तो मल्टीप्लाई करके आगे दूसरे फार्मर को दे देना है, तो ये उनके कंट्रोल से बाहर हो गया हुआ है। अब इसका रेट इसीलिए एक रेट तय भी नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है कि मैं भी एक फार्मर हूँ, कोई और फार्मर होगा तो वो अपनी मर्जी से डिमांड कर रहा होगा। तो इस वजह से मार्केट के अंदर एक बेंचमार्क भी रेट का नहीं सेट हो पाता कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, एक रेगुलाइज्ड मार्केट। तो अभी डिमांड एंड सप्लाई आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1 एकड़ पर 300 से 400 मन है, तो क्या अब सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम है, या फिर लोगों की अप्रोच की जो आप बात कर रहे हैं, अप्रोच को भी ठीक करना जरूरी है? बेसिकली डिमांड तो है, हो क्या रहा है कि इसका रेट इतना हाई है कि फार्मर की एक्सेस से बाहर है। ठीक है, तो जब वो फार्मर की एक्सेस से बाहर है तो फार्मर उसको ले भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो डिमांड तो स्टिल है। जब मार्केट का रेट एक ऐसा रेट हो जाएगा जो फार्मर की एक्सेस में होगा तो नेचुरली ये एक नेचुरल फ्लो में आ जाएगा। उसकी एक वजह है पाकिस्तान में जो इंडिजिनस गार्लिक है, जो 50% आपकी लोकल प्रोडक्शन है ना, उस वैरायटी से भी इसको रिप्लेस होना है, क्योंकि फार्मर को पता है कि सेम प्रोटोकॉल्स के साथ एक वैरायटी आपको 60 से 70 मन दे रही है और दूसरी वैरायटी आपको 250 से 300 मन दे रही है। तो जो ही रेट उसकी एक्सेस में आया तो वो
फार्मर्स को भी चाहिए कि जो फिर ज़राई माहिरीन हैं उनसे मुशावरत लाजमी होनी चाहिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट पर आने से पहले। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे बाकी बिजनेसेस में होता है कि आप इससे पहले R&D करते हैं, इसी तरह इस बिजनेस में भी करें। ठीक है। तो अगर फार्मर को जो 3 एरियाज है ना जो देखने की ज़रूरत है, वो ये देखने की ज़रूरत है कि लोकल मार्केट में एज कमोडिटी इसकी जगह है। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में ये कम्पीट करेगा। और तीसरा, अगर ये वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग में जाता है तो इसका रूम है या नहीं है। ठीक है। अगर ये तीनों जगहों पे इसका रूम है तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेबल बिजनेस की शेप ले लेगा इंशाल्लाह आने वाले दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा मोहसिन अली खान, सदर फार्मर्स एसोसिएशन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराएंगे मोहसिन अली से, जो कि तंदूर पर रोटियां लगाते थे, लेकिन मोहसिन ने अपनी जद्दोजहद, मेहनत और तालीम हासिल करने के शौक़ की बदौलत कामयाबी हासिल कर ली है और उनका एजाज़ ये है कि वो 5 गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। और मोहसिन जिस कॉलेज के करीब तंदूर पर रोटियां लगाया करते थे, आज उसी MAO कॉलेज में वो लेक्चरार भी हैं। इंतहाई खुशाइन ये बात है, गुज़श्ता दिनों लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन अली ने मुलाकात भी की थी और इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन को सीने से लगाया और कहा कि मुझे आप जैसे नौजवानों पर फ़ख्र है, इसी जज्बे से आगे बढ़ते रहें, आपको मज़ीद तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म के मोहसिन से मिलने के दौरान तकरीब के तमाम शुरका ने खड़े होकर उनके लिए तालियाँ बजाईं और कई शुरका की आंखों से खुशी से जो आंसू थे वो भी जारी हो गए। शुरका ने भरपूर तालियों से मोहसिन को दाद दी है। मोहसिन अली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात करा। वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपकी स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी देर काम करते थे, कितनी देर पढ़ाई करते थे। शौक़ तो हमने देखा कि आपको बहुत है और आपने वो तमाम चीज़ें अचीव की हैं। ये ज़िंदगी में स्ट्रगल ही की है। काम, मेरी पढ़ाई जिग जैग है, 2 साल काम करना, 2 साल बाद फिर स्टडीज़ की तरफ रिज्यूम होना। तो एक्चुअली ये एक एब एंड फ्लो है, जिग जैग पढ़ाई का सिलसिला। इसमें बेशुमार चैलेंजेस, मुश्किलात, अलम, दुख, दर्द, धूप और छाँव का मौसम, ख़ज़ाओं का मौसम, तो इनको बर्दाश्त करते हुए लेकिन ये है कि पढ़ाई अगर दिन में काम भी करता था 8-10 घंटे, तो फिर भी आई हैव 14 आवर्स, तो उनमें नींद भी कम लेता था, खाना भी कम खाता था, तो 8-10 घंटे फिर भी पढ़ाई के लिए मैनेज कर लेता था। और आपको पता है 24 आवर्स मोर देन इनफ है। बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो एक हिम्मत, हौसला और ये उसका फजल था कि उसने लड़ना सिखाया और वो जो अंदर एनर्जी थी फिज़िकल मशक्क़त करने की वजह से, तो वो उसके लिए मुझे इसकी परवाह नहीं होती थी। तो मैंने पढ़ना भी मेरे लिए आसान था उस मशक्क़त की निस्बत। कितने साल लगे, कितने सालों की स्ट्रगल है ये? इसमें 3-4 साल अगर कहा जाए तो उसमें ये जंग जो काम करना और ख्वाबों की दुनिया के साथ लड़ने की, ये 3-4 साल की जंग है। कभी ख्वाब हार जाते थे और कभी दुनिया की जो मशक्क़तें हैं, मुसाइब हैं, वो जीत जाती थी। लेकिन ये एक कंटिन्यूस इंसेसेंट वार रही है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने मुश्किलात तो आती होंगी इस तरह की कि दिल करता होगा कि सब कुछ छोड़ा जाए और फिर सिर्फ रोजी रोटी कमाई जाए। कई दफ़ा छोड़ा है और काम करना शुरू कर दिया था, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और बाज़ औक़ात तो तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी कि 15-15 दिन तो बिस्तर पे ही पड़े रहते थे। वो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो ना दोनों क्लैश थे और वो हार्मोनाइज नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट अ वार, मेरे ख्याल में ये सारी वार ही थी। और जिसमें एक दिन फिर बिल्कुल ओल्ड मैन एंड द सी एक नावल है, उसमें उसकी तरह सेंटियागो एक बूढ़ा आदमी है, तो हम भी लाइक दैट जो ना वो। लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव आपको चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे। कितना बिलीव था आपको कि आप जिस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक दिन अचीव भी कर लेंगे और एज अ लेक्चरर होंगे MAO कॉलेज में? ये कभी सोचा था? इसमें इस सारे जर्नी में मेरे ख्याल में 2 चीज़ें जो काम की थी मेरे और या किसी भी तालिब इल्म या किसी भी इंसान के लिए। एक तो गोल होता है और दूसरा बिलीफ होता है। सेटिंग अ गोल इज़ द फर्स्ट कॉर्नर और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सीलेंस और टुवर्ड्स एडवांसमेंट। और उस गोल के ऊपर दूसरी चीज़ जो है ना, वो आपका जो आप बता रहे हैं ना, फेथ। तो वो कन्विक्शन और फेथ, बल्कि मैं कहता हूँ कि फेथ इज़ द फर्स्ट नॉक ऑफ टुवर्ड्स ब्लेसिंग और फॉर ब्लेसिंग। तो वो फेथ और कन्विक्शन के बगैर और गोल के बगैर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ जो इस जर्नी में आपको चाहिए होती है वो पेशेंस,
मैं उसको कहता हूँ मैराथन पेशेंस। इसमें बेशुमार चैलेंजेस मुश्किलात आती हैं जो आपको डोमिनेट करती हैं, लेकिन आप अगर वो सब्र यकूब आप में है तो फिर आप जो है ना इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो मुश्किल हालात हैं, ये जो टफ टाइम होता है, वो इंसान को कभी कभी डिप्रेशन में ले जाता है, एंजाइटी में ले जाता है। उसको किस तरह से टैकल किया, उसको किस तरह से डील किया? जो नौजवान हैं जो अब हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक एग्जांपल आप एग्जांपल तो सेट कर चुके हैं, मैसेज अब क्या कन्वे करना चाहेंगे उनके लिए? ये कि वो चूंकि हमने उनकी ग्रूमिंग और ब्रीडिंग ही जो है ना उनको खुशियाँ देने की जो है ना वो शुरू से बचपन से उनको पैम्पर कर रहे हैं, पैटर्नेज कर रहे हैं और सिर्फ खुशियाँ और उनकी ख्वाहिशात पूरे कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली, घर में भी और बाहर भी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से वो उनका इंटरनल जो है ना वो या फिजिकली वो फ्रेजिल है, वीक है। और यही वजह है कि वो थोड़ा सा चैलेंज या स्ट्रेस आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और दूसरी बात जो उनके अंदर हम ट्रेन कर रहे हैं या उनको पैम्पर कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कि how to get grades, how to get degrees, how to be confident और how to be able या फिजिकली हम अपनी बॉडी बिल्डिंग। लेकिन जो देरपा या लॉन्ग लास्टिंग वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर पे मुआशरा इंसान अजीम बनता है या सोसाइटी को या कौमें अजीम बनती हैं, वो करेज है, डिसर्नमेंट है, पेशेंस है, फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी, थैंकफुलनेस है, ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, ग्रेशियसनेस, और ये वो वैल्यूज हैं जो कि इंसान के करैक्टर को वो जो आप बता रहे हैं डिप्रेशन या किसी भी स्ट्रेस को लड़ने के लिए, तो दीज वैल्यूज आर कोजेंट फॉर फाइटिंग दी डिप्रेशन और एंजाइटी। तो उनकी तरफ तो हमारा स्ट्रेस या वो हमारी प्रीचिंग और टीचिंग जब हम अपने एजुकेशनल सेक्टर को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप सिर्फ ग्रेड्स में, मार्क्स में और बस ये कि डिग्री मिल जाए, नौकरियां तो है नहीं, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करें? जिस आपको भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, नौकरी हासिल करने के लिए मशक्क़त और वही एक जर्नी है और वो मिलती हैं। अब यहाँ हमारे माशरे में रूमर्स हैं या डेडली इल्यूजन्स हैं कि करप्शन है या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सर्टेनली देयर माइट बी सम लूप होल्स और वो दुनिया के किसी भी माशरे में है, लेकिन आप वॉरियर हैं या आप गिर कर उठना जानते हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप मुझे देखें या मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से उठकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज वो सिविल सर्वेंट है और अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। और वो सारी इल्यूजन जो हम सुनते थे या वो क्लीशे या कॉमन प्लेसेस जो हम सुनते आ रहे थे मुआशरे से, तो वो कहीं भी मैंने नहीं देखे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अच्छा अब आपके आ जाते हैं तंदूर वाले ज़रा एक्सपीरियंस पे, उस पर बात कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, लोग भाग जाते हैं, तंग आ जाते हैं इतना मुश्किल काम करने से भी, तो उसको आज भी क्या कभी गए हैं वापस तंदूर पे और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ बिजनेस? मेरे छोटे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपना यही काम कर रहे हैं। पहले वो किसी के पास या मैं भी उनके पास होता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं हम, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा जा रहा है, जाते रहते हैं। और कोई इसमें आर नहीं समझनी चाहिए। ये एक बहुत है कि काम में लोग आर बहुत समझते हैं कि ये काम हम करेंगे, लोग हमें देखेंगे, बुरा भला कहेंगे। ये पाकिस्तानी जो मेंटालिटी है, ये इसकी ग्रूम ना करने की वजह भी यही है।